आज मैं पीपीटी का सेकंड लेक्चर लेके आया हूँ। इसके पहले मैं उसका एक लेक्चर बता चुका और उसके भी पहले मैं पीएमडी और डीपीएमटी का बता चुका हूँ। तो आज पीपीटी का आई थिंक लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद कुछ नए क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और जिनको भी कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन करना है, वो ग्रुप ज्वाइन करना। व्हाट्सएप ग्रुप में उसका लिंक दे दूँगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में, और बाकी सारे लिंक वीडियो के लिंक भी मैं दे दूंगा, एग्ज़ाम डेट का और बाकी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। इसके पहले मैं बता चुका था आपको, ये नोबल गैस तक बता चुका था। अभी नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए। द प्रोसेस इन विच हीट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ए लिक्विड इनटू ए वेपर स्टेट इज नोन एज। बोल रहा है कि जब जल को या फिर कोई भी लिक्विड है, जब उसको गर्म करके हम वेपर में यानी कि वाष्प में बदलते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको लेटेंट हीट बोला जाता है। हीट ऑफ लेटेंट हीट बोला जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब आप पानी को ज़्यादा गर्म करोगे, आप हिंदी पढ़ लो समझ में आ जाएगा। पानी को जब ज़्यादा गर्म करोगे ना तो पानी वाष्प में बदल जाता है। भाप होता है ना, भाप में बदलने लगता है। तो भाप में कब बदलता है? वो क्या होता है कि पानी को आप जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करोगे तो 100 डिग्री जाके ना वो कांस्टेंट हो जाएगा। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा टेम्परेचर उसको देना पड़ता है, एक्स्ट्रा हीट देना पड़ता है उसको वाष्प में बदलने के लिए। तो जो एक्स्ट्रा हीट हम देते हैं ना वाष्प में बदलने के लिए, उसी को हम लेटेंट हीट बोलते हैं। वो इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। 100 डिग्री को उसमें लेटेंट हीट में ऐड नहीं करता है, वो 100 प्लस उतना होता है, तो उसको लेटेंट हीट बोलते हैं हम। कि वाष्प में बदलने के लिए जो हीट लगती है ना, उसे ही हम लेटेंट हीट बोलते हैं। इसके अंदर वो एब्जॉर्ब होती है। जैसे उसका फार्मूला क्या होता है, Q बराबर ml। Q क्या है? हीट है। M उसका द्रव्यमान है। L क्या है? लेटेंट हीट है। ठीक है, तो जब भी आप जो पानी को जब वाष्प में आप बदलोगे ना तो लेटेंट हीट लगभग होता है आपका, तो उसमें आपका लेटेंट हीट होता है 335 कैलोरी के आसपास, किलो कैलोरी के आसपास में उसका, किलो कैलोरी पर जूल के आसपास में उसका लेटेंट हीट होता है। तो आप क्वेश्चन एक बार अच्छे से समझिए। वह प्रक्रिया जिसमें किसी तरल पदार्थ को वाष्प में परिवर्तित करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे किस रूप में जाना जाता है? मतलब किसी तरल को यानी जल को, कोई भी लिक्विड हो, उसको वाष्प में बदलने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको लेटेंट हीट कहा जाता है। बट ये वाष्प में बदला जाएगा तो इसके लिए लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वेपर मतलब वाष्प। ठीक है, जब वाष्प से हम जल में बदलते हैं तो भी हमें लेटेंट हीट लगता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको लेटेंट हीट समझ में आया होगा। लेटेंट हीट को हिंदी में बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा आप एक बार पढ़िएगा। आपका एक सिंपल सा फार्मूला है, Q बराबर ml। गुप्त ऊष्मा बस वही है कि जो परिवर्तित करने के लिए, जो मतलब चेंज करने के लिए जो हीट है, उसे ही हम लेटेंट हीट बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, When two substances don't dissolve, they are called। जब दो पदार्थ भंग नहीं होते हैं तो उन्हें बुलाया जाता है। डिजॉल्व मतलब अलग अलग। जब कोई पदार्थ है उसको आप अलग अलग नहीं कर पाओगे तो उसको क्या कहा जाता है? उसको सॉल्यूशन कहा जाता है। जैसे पानी और चीनी को आप मिला दोगे ना तो उसको अलग अलग नहीं कर पाओगे, तो उसके लिए उसको सॉल्यूशन कहेंगे विलयन। जब दो पदार्थ भंग नहीं होते तो उन्हें सॉल्यूशन विलयन कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर मतलब सुचालक। निम्न में से कौन मतलब बिजली का, इलेक्ट्रिक का सुचालक है? चालक या फिर सुचालक एक ही होता है। तो सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, तो ये सभी के सभी चालक हैं। इनके अंदर
करंट फ्लो हो सकता है। चालक, कुचालक और अचालक, ऐसा कुछ 3 टाइप का होता है। तो चालक का मतलब क्या हुआ, जिसके अंदर से करंट फ्लो हो सके उसे हम चालक कहते हैं। और कुचालक मतलब ये हुआ कि जिसके अंदर करंट फ्लो नहीं होगा। तो सिल्वर के अंदर होता है, कॉपर का तो वायर बना जाता है तो इसमें तो होगा ही होगा, और एल्युमिनियम का भी वायर बना जाता है। तो इन तीनों के तीनों चालक हैं, तो इसके अंदर करंट फ्लो होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर। इंसुलेटर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। इंसुलेटर क्या होता है कि एज ए क्या बोलते हैं इसको, नॉन कंडक्टर, एज ए नॉन कंडक्टर है। मतलब जैसे आपने वायर देखा ना, केबल के ऊपर जो वो लाल कलर की या फिर पीले कलर की, काले कलर की वो प्लास्टिक लिपटी रहती है ना, तो प्लास्टिक क्या है, वो इंसुलेटर है। इंसुलेटर का काम क्या होता है, इसमें करंट फ्लो नहीं होता है। जहाँ भी जैसे वायर खुला होता है वहाँ पे हम इंसुलेटर लगाते हैं कि किसी को करंट ना लगे। तो इंसुलेटर का काम क्या है कि वो करंट से बचाने के लिए इंसुलेटर का यूज़ किया जाता है। तो जितने भी वायर होते हैं ना, उन सब के ऊपर इंसुलेटर लगा रहता है, काले कलर का, रेड कलर का, पीले कलर का। आपने देखा होगा ना केबल, तो जो उसमें प्लास्टिक का वो कोटेड होता है ना, वो इंसुलेटर होता है। और उसके अंदर जो होता है जिसमें करंट फ्लो होता है वो एल्युमिनियम या कॉपर होता है। वायर का 2 टाइप्स के बनाए जाते हैं, एल्युमिनियम वायर और कॉपर वायर। ठीक है, अगर अंदर का जो उसका मटेरियल अगर वो हल्का सा वाइट है तो एल्युमिनियम होगा, अगर वो पीला है तो वो कॉपर होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, रबर। क्योंकि कार्बन में भी करंट फ्लो होता है, सिल्वर में भी करंट फ्लो होता है और कॉपर में भी करंट फ्लो होता है। जो रबर है ना, रबर में करंट नहीं जाता है। रबर क्या है, इंसुलेटर है, इसमें करंट फ्लो नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 1 ओम इज इक्वल टू, 1 ओम किसके बराबर है, 1 ओम किसके बराबर है, 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर है। ये कैसे होगा, देखिए ओम का नियम क्या होता है आपने सॉरी ओम का डेफिनेशन पढ़ा होगा ना, ओम लॉ, कि जब वोल्टेज हम बढ़ाते हैं ना तो करंट के प्रोपोर्शनल होता है। जब ये प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आर लगाते हैं। ठीक, ये आर क्या है, रेजिस्टेंस है, भी क्या है, वोल्टेज है, आई क्या है, करंट है। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि जब भी बराबर है आपका आई आर है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, भी बाई आर। तो 1 ओम हो गया, 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर। रेजिस्टेंस को किस में मापते हैं, ओम में, वोल्ट को किस में, वोल्ट में, और करंट को एम्पियर में। तो आपका जो ऐसे बनेगा, 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर। ठीक, तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, आर बराबर भी बाई आई। ये आपका फार्मूला है, आप इसको याद करिए क्योंकि ये फार्मूला काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो यहाँ पे आई रहेगा। ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट फार्मूला है, आप इसको याद कर लीजिए, इससे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट हैपेंस टू द रेजिस्टेंस ऑफ वायर व्हेन इट्स लेंथ इज डबल। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और केवल सीपेट में ही नहीं, बाकी सारे एग्ज़ाम जो होते हैं ना उसमें भी कई बार पूछा जा चुका है, जैसे IERT में पूछा जा चुका है।
JEE यूपी में पूछा जा सकता है, जा चुका है। ठीक है, तो देखिए पहले क्वेश्चन समझिए। बोला कि व्हाट हैपेंस टू द रेजिस्टेंस ऑफ वायर व्हेन इट्स लेंथ इज डबल। जब उसका अगर लंबाई डबल कर दिया जाता है तो प्रतिरोध कितना होगा। बोला कि कोई तार है जिसका लंबाई हम बढ़ा के डबल कर देते हैं, उसकी लंबाई दोगुनी कर देते हैं, तो उसके प्रतिरोध में क्या प्रभाव होगा, क्या चेंज होगा। अब एक तार के प्रतिरोध का क्या होता है जब उसकी लंबाई दोगुनी हो जाती है। आप क्वेश्चन अच्छे से समझिए। ठीक, अब देखिए इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, प्रतिरोध R बराबर रो L/A। ठीक, ये सिंपल सा फार्मूला। R क्या है, प्रतिरोध है, रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है, L क्या है, तार की लंबाई है, और A क्या है, उसका क्रॉस सेक्शन जो है तार का ना, उसका एरिया है। ठीक है, उसका एरिया है। अब देखिए, अब बोला उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाती है ना, तो जब आप लंबाई दोगुनी करोगे R बराबर लंबाई दोगुनी कर देंगे तो 2L हो जाएगा बटे A। अगर ये बोलता है लंबाई 3 गुनी कर दी जाती है तो यहाँ पे 3L हो जाता है, 4 गुनी कर देते 4L हो जाता है। ठीक है, तो जब लंबाई दोगुनी कर दी गई तो उसका प्रतिरोध कितना आएगा। तो जब लंबाई दोगुनी करते हैं तो उसका प्रतिरोध भी दोगुनी आएगा क्योंकि प्रोपोर्शनल में है। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, गेट डबल, प्रतिरोध दोगुनी हो जाएगी। बस आपको एक सिंपल सा फार्मूला याद रखना है, रो L/A। अब L का मान जितना बढ़ाएंगे उतना प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, तो हमने डबल किया तो प्रतिरोध भी डबल आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है, बैटरी करता है। ये टॉर्च वाली बैटरी आपने देखा है ना, वो क्या होता है, वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जो टॉर्च होता है ना घरों में, पुराने ज़माने में आपने देखा होगा, अभी तो यूज नहीं किया जाता है, पहले सब बहुत यूज किया जाता था टॉर्च। तो उसमें जो सेल लगता है ना, वो क्या होता है, केमिकल एनर्जी को, उसमें केमिकल भरे रहते हैं, गैल्वेनिक सेल उसी को बोलते हैं हम लोग। तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, द न्यूक्लियस ऑफ एन एटॉम कंसिस्ट ऑफ। जो परमाणु का न्यूक्लियस होता है उसमें क्या क्या होता है। एक परमाणु के नाभिक में होते हैं, तो परमाणु के नाभिक में क्या क्या होता है, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों होते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों होते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वो नाभिक के बाहर जो कक्षा है ना, उस सेल में वो गति करता रहता है इलेक्ट्रॉन। तो आप देख सकते हैं, जैसे ये आपका न्यूक्लियस हो गया ना, और ये आपके कक्षे हो गए ना, तो इसमें क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन मूव करता है। और नाभिक में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों मौजूद रहते हैं। तो न्यूट्रॉन पे आपको याद होगा कि इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे क्या होता है, ये न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों उपस्थित रहते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, द मास ऑफ वन एवोगैड्रो नंबर ऑफ हीलियम एटॉम इज। हीलियम परमाणु के एक एवोगैड्रो संख्या का द्रव्यमान है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 4 ग्राम होता है। एक एवोगैड्रो
हीलियम परमाणु के एक एवोगाड्रो संख्या का जो द्रव्यमान होगा वो 4 ग्राम होगा। ठीक है, अभी और एक मोल में कितने एवोगाड्रो की संख्या होती है, तो होती है आपका 1 मोल बराबर 6.02 इंटू 10⁻23 एवोगाड्रो संख्या। ठीक है, एक मोल में 6.02 इंटू 10⁻23 एवोगाड्रो संख्या होती हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, क्योंकि इसका द्रव्यमान पूछ रहा है। तो हीलियम परमाणु के एक एवोगाड्रो संख्या का द्रव्यमान 4 ग्राम आता है। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है आपका द यूनिट ऑफ करंट इज, करंट की इकाई है जो एम्पियर, करंट की इकाई क्या होती है, एम्पियर होती है। यूनिट करंट फ्लो उसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। अभी करंट का एक और भी मात्रक होता है, जैसे अभी हमने आपको फार्मूला बताया था V बराबर आई आर बताया था ना, तो यहाँ से I बराबर क्या हो जाएगा, V/R। ठीक, तो I का मात्रक यहाँ से क्या हो जाएगा, V का मात्रक वोल्ट पर ओम। ठीक, तो वोल्ट पर ओम भी इसका मात्रक होगा करंट का, तो आप ये याद रखें। हर एक जितने भी यूनिट है ना, जितने भी, तो हर एक चीज़ों का 2 या 3 मात्रक ज़रूर होता है। ठीक है, बट एक स्टैंडर्ड होता है, ज़्यादातर वही पूछा जाता है। जब क्वेश्चन घुमा के पूछेगा ना तो वैसे पूछेगा, वो भी ऑप्शन में दे देगा, इसको नहीं देगा। ठीक है, तो ज़्यादातर स्टूडेंट को यही वाला याद रहता है, एम्पियर, करंट का जो मात्रक एम्पियर है। अब देखिए, जैसे पावर का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। पावर का मात्रक वाट है, जनरली सबको ये पता रहेगा कि पावर का मात्रक वाट है। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के देगा तो इसमें वाट को हटा के क्या दे देगा, जैसे P बराबर क्या होता है आपका, V इंटू आई होता है, वोल्ट इंटू एम्पियर। ये आपका यहाँ पे दे देगा वोल्ट एम्पियर, वाट की जगह पे दे देगा। तो फिर स्टूडेंट उसमें कंफ्यूज होते हैं। तो अब क्या है ना, फार्मूले से आप निकाला करो। अगर ऑप्शन में ए वाला नहीं है तो आप उसका फार्मूला देखो कि उसका फार्मूला क्या होता है, उसको ब्रेक करो। ब्रेक करने पे जो आंसर आता है वही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ करेक्ट स्पेलिंग। पूछ रहा है कि चारों जो दिए गए हैं इसमें करेक्ट स्पेलिंग किसका है, जैसे एक्सीडेंट, तो एक्सीडेंट का जो स्पेलिंग होता है करेक्ट ए वाला होता है, ACCIDENT। तो स्पेलिंग करेक्ट पूछ रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। फिर आपका नेक्स्ट, वन शुड नॉट कनेक्ट a number of electrical appliances to the same power socket because, क्वेश्चन समझिए पहले, एक ही बिजली के सॉकेट में कई बिजली के उपकरणों को नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि वो ओवरलोड हो जाएगा। ओवरलोड होने से क्या है, उसमें वो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस कैन डैमेज द अप्लायंसेज ड्यू टू ओवरलोडिंग। एक ही सॉकेट में 2 या 3 मतलब 4-5 मतलब कनेक्शन नहीं देना चाहिए। जैसे टीवी का भी दे दिया, फ्रिज का भी दे दिया, सबको एक ही जगह से नहीं देना चाहिए। अगर सबको एक ही जगह से देंगे तो ओवरलोड हो जाएगा। ओवरलोड होने से क्या है, वो डैमेज हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। 35 में क्या, राजा राम मोहन राय पूछ रहा है कि राजा राम मोहन राय कौन थे। तो देखिए वो क्या थे, वाज ए सोशल रिफॉर्मर, एक समाज सुधारक थे। हु ट्राइड टू रेडिकेट सती, वो जो सती प्रथा थे उसको ख़त्म किया। हुर्दा एंड चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह को ख़त्म किया। यहाँ पर देखिए एक समाज सुधारक जिसने सती, पूर्दा और बाल विवाह को मिटाने की कोशिश की। तो ये आपका राइट आंसर है। अभी आगे देखिए
विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा की वकालत की, ये भी सही है। फिर आपका सी ऑप्शन है, वाज द फाउंडर ऑफ द ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज के वो फाउंडर थे, ब्रह्म समाज के फाउंडर भी थे वो। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा कि ऑल ऑफ दीज। वो एक समाज सुधारक भी थे और बाल विवाह का विरोध किया उन्होंने, महिला शिक्षा की वकालत की और ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है ये है, उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा कि राजा राम मोहन राय के बारे में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 36 है, द मोनोमर ऑफ पॉलीथीन इज। पॉलीथीन का मोनोमर क्या होता है? पॉलीथीन का जो मोनोमर होता है ना, उसको हम एथिलीन बोलते हैं। एथिलीन को हम पॉलीथीन का मोनोमर बोलते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है? C2H4। C2H4 इसका फार्मूला होता है, CnH2n। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, द मटेरियल विच कैन नॉट बी रिफॉर्म बाय हीट एंड प्रेशर इज कॉल्ड ए। पूछ रहा कि वह सामग्री जिसे गर्मी और दबाव में सुधारा नहीं जा सकता। बोला कि वह मटेरियल, द मटेरियल विच कैन नॉट बी रिफॉर्म बाय हीट। तो ये प्लास्टिक के बारे में बात कर रहा है। जनरली प्लास्टिक दो टाइप के होते हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है? जिसको हम गर्म करके दूसरे शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे पॉलीथीन देखा आपने ना, पॉलीथीन को आप जब गर्म करोगे ना तो पिघलने लगेगा, तो आप जैसे ही वो गर्म करोगे ना, आप उसको उसका शेप चेंज कर सकते हैं। तो क्या होगा? वो थर्मोप्लास्टिक के अंदर में आ गया। और जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है? थर्मोसेटिंग में क्या होता है कि जब आप उसको गर्म करोगे तो उसका शेप ख़राब हो जाएगा। उसको गर्म करके हम दूसरे शेप में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये पूछ रहा है कि मतलब वो मटेरियल नहीं, वह प्लास्टिक लिखना चाहिए था यहाँ पे। तो वह प्लास्टिक जिसको गर्म करके हम चेंज नहीं कर सकते या प्रेशर देके, तो उसको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बोलते हैं। इसको गर्म करके या फिर प्रेशराइज करके इसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, और थर्मोप्लास्टिक को हम चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर इज। हवा में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो पूछ रहा है कि एयर में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना होता है? 78% होता है। ठीक है, बाकी 28% होता है आपका ऑक्सीजन। ओ क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन, वो याद नहीं आ रहा है आप अभी। ठीक है, तो 78% उसका नाइट्रोजन होता है। 39 है क्वेश्चन नंबर 39, द हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन इज। कार्बन का सबसे हार्ड रूप क्या है? कोक, ग्रेफाइट, चारकोल, डायमंड। डायमंड क्या है? सबसे हार्ड होता है। डायमंड सबसे हार्ड पदार्थ माना जाता है। और एक कार्बन का अपर रूप है कार्बन, इसको भी हम कार्बन ही बोलते हैं। ये भी कार्बन है। कोक को भी कार्बन बोलते हैं, ग्रेफाइट भी कार्बन है, चारकोल भी कार्बन है, डायमंड भी कार्बन है। तो डायमंड क्या होता है? सबसे हार्ड होता है, हीरा। नेक्स्ट है आपका जीएस का क्वेश्चन है, द नेशनल केमिकल लेबोरेटरी इज सिचुएटेड। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ पे है? तो ये पुणे में है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 है, लक्स इज द एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन। प्रकाश की तीव्रता को लक्स में मापा जाता है।
पूछा है कि लक्स किसका मात्रक है। लक्स इज द यूनिट ऑफ, लक्स किसका मात्रक है। लक्स तो प्रकाश की तीव्रता को जो मात्रक होता है उसको हम लक्स बोलते हैं। प्रकाश की तीव्रता का मात्रक लक्स है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, ऑप्टिकल फाइबर वर्क ऑन द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑप्टिकल जो फाइबर होता है वो किस पे काम करता है, किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पे काम करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 43 है कि सोलर इलिप्स विल टेक प्लेस व्हेन, सूर्य ग्रहण कब लगता है। सोलर इलिप्स बोले तो सूर्य ग्रहण कब लगता है। तो कब लगता है, जब चंद्रमा क्या होता है ना, सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो उस टाइम सूर्य ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण में क्या रहेगा, चंद्रमा बीच में रहेगा, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा रहता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। द मून इज बिटवीन द सन एंड अर्थ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, मैथ का क्वेश्चन है। लुक एट द सीरीज, व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट। बोल रहा है कि सीरीज को देखिए और आगे जो डॉट डॉट दिया हो ना, यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए यहाँ पे इस सीरीज़ को आप पहले कोई भी सीरीज हो उसको एक या दो बार देखिए किस सीरीज़ में दिया हो। यहाँ पे देखिए सिंपल सा सीरीज है, 7 के बाद क्या आता है, 8 आता है ना। तो 7 के बाद है ये एक गैप छोड़ के, मतलब उन्होंने 8 दिया, 8 के बाद 9 आएगा, एक छोड़ के 9 है। ठीक, 9 के बाद 10 आएगा ना, 9 के बाद 10 आएगा, तो एक छोड़ के हम यहाँ पे 10 डाल देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। देखिए 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, तो 10 यहाँ पे आएगा जहाँ पे खाली है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 45 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मिक्सर। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण नहीं है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या है, एयर। एयर क्या है, मिश्रण है, कई चीज़ों से मिलके बना है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, बाकी चीज़ें सब हैं इसमें। ठीक, फिर क्या आपका मिल्क है, मिल्क में भी कई चीज़ें मिली रहती हैं दूध में। सीमेंट है, सीमेंट में भी बहुत सारी चीज़ें मिला के बनाई जाती हैं। फिर आपका आता है मरकरी। मरकरी क्या है, ये आपका मिश्रण नहीं है, यह एक एलिमेंट है, तत्व है। मरकरी किसको बोलते हैं, पारा को। Hg होता है ना, Hg को हम मरकरी बोलते हैं। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 80 होता है। ठीक है, और इसका परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा, लगभग 170 के आसपास में होगा। ठीक, तो निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है, मरकरी आपका मिश्रण नहीं है, पारा, इसको पारा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। कैथोड रे जार, कैथोड किरणें क्या है। कैथोड किरणें एक स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉन का एक स्ट्रीम है। स्ट्रीम बोले तो धारा, एक साथ ढेर सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं कैथोड किरणों में। कैथोड रे में केवल इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 47 है आपका। The material which can be deformed permanently by heat and pressure is called a, which can be deformed permanently by heat and pressure is called a thermosetting plastic. ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। एक मिनट, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। अब देखिए, अभी इसके पहले जो मैं आपको क्वेश्चन बताया, तो आपका ऑप्शन नंबर द मटेरियल विच कैन बी डिफॉर्म परमानेंटली बाय हीट एंड प्रेशर इज कॉल्ड, या ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्योंकि थर्मोसेटिंग जो होता है ना, तो वहाँ पे मैंने अभी ऊपर में बताया कि थर्मोप्लास्टिक को हम गर्म करके जिस शेप में चाहें उस शेप में चेंज कर सकते हैं।
जब चाहें तब कर सकते हैं। बट अभी क्या है, परमानेंट मतलब एक बार उसको चेंज कर देना वो कभी चेंज नहीं होगा फिर से। तो ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, वहाँ भी मैंने थर्मोसेटिंग ही बताया था कि उसको चेंज नहीं किया जा सकता थर्मोसेटिंग को। तो एक बार परमानेंटली डिफॉर्मेशन हो गया ना तो वो फिर से चेंज नहीं होगा, तो वो है आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। अगर इसको एक बार गर्म करेंगे तो इसका शेप पूरा बिगड़ जाएगा, वो परमानेंट उसी शेप में रहेगा, फिर से अपने शेप में वापस नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए थर्मोसेटिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 48 नंबर है क्वेश्चन आपका। 20% ऑफ 2 इज इक्वल टू, 2 का 20% कितना होगा। मैथ का क्वेश्चन है, 2 का 20% कितना होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो इतना ही सिंपल क्वेश्चन बनेगा पेपर में, ठीक है। तो आप देखिए 2 का 20% 20% है, 100 से डिवाइड करेंगे। अब देखेंगे इसका क्या आएगा, 100, तो आपका जो आंसर आएगा 0.4 आएगा जब डिवाइड करेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 0.4, 100 का 2 का 20% 0.4 है। मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन भी लिख रखा है, आप देख सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 49 है, sin स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स बराबर 1। ये तो आपका फार्मूला होता है, आपको भी पता होगा कि sin स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, नायलॉन इज जे। नायलॉन क्या है, पॉलीएमाइड्स है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसका। फिर है क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, अभी आपका बचा है 10 क्वेश्चन इधर बचा और 10 क्वेश्चन ऊपर इंग्लिश का बचा है, ठीक है। तो आज मैं इसी पे स्टॉप करता हूँ क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो बाकी जो अभी नीचे आपका जीएस बचा, आई थिंक जीएस ही होगा, हाँ जीएस के बारे में दिया हुआ है। तो इसको मैं कल लेके आया था, जीएस और इंग्लिश थोड़ा सा है, कल तो ये कंप्लीट ही हो जाएगा अगर आज ले, क्योंकि आजकल वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आता, आप मुझे ग्रुप में मैसेज करें, वो क्वेश्चन क्रॉप करके भेज दें मेरे को, या फिर कोई भी क्वेश्चन किसी भी बुक से आपको समझ में नहीं आता तो आप मेरे को ग्रुप में मैसेज करो, मैं आपको बताऊँगा उसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। और तो इसको कंप्लीट करने के बाद मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कुछ लेके आऊँगा जो कि फिज़िक्स केमिस्ट्री का होगा और जीएस का होगा। तो चलिए मिलते हैं कल फिर से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।